बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SW Learn ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। काइनेटिक्स का हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है, तो उसमें आज टॉपिक करना है हमने अपोजिंग रिएक्शन। अपोजिंग रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर है रिवर्सिबल रिएक्शन। 9-10 में आप लोगों ने रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा। अपोजिंग रिएक्शन कुछ इसी तरह रिएक्शन एग्जिबिट द टेंडेंसी टू रिवर्स देमसेल्फ आर कॉल्ड द अपोजिंग रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट के पास टेंडेंसी होती है कि वो दोबारा से रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना सके। इन अपोजिंग रिएक्शन द प्रोडक्ट आफ्टर बीइंग फॉर्म्ड रिएक्ट टू गिव बैक रिएक्टेंट्स। इन्होंने कहा कि इन अपोजिंग रिएक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, जैसे देखो A प्लस B बन रहे हैं, ठीक है, C प्लस D में, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अब ये दोबारा रिएक्ट करके हमारे पास रिएक्टेंट बना रहे। द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन दी रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव प्रोडक्ट। शुरू में जब रिएक्शन शुरू होता है तो रिएक्टेंट A प्लस B कंबाइन करते हैं और हमें प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जब फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करेगा द प्रोडक्ट आल्सो रिएक्ट टू गिव बैक द रिएक्टेंट। फिर क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये भी बैक रिएक्ट करके हमें रिएक्टेंट देंगे। द बैकवर्ड रिएक्शन आल्सो टेक प्लेस अलोंग द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो क्या होगा, जैसे जैसे इधर को रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहे, इसी तरह प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट बना रहे, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। देन केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगी। केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज ऐसी स्टेज होती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन के बिल्कुल इक्वल हो जाता है। ए बी जितना मिलके सी डी बना रहा है, सी डी भी उतना ही मिलके ए बी बना रहा है, ठीक है। इस स्टेज को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। When the rate of forward reaction becomes equal to that of backward reaction, this condition is called chemical equilibrium। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये रिएक्ट करेगा और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना देगा, ठीक है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। काफी रिएक्शन प्रोसीड करते रहे, जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने लगी तो इन्होंने रिवर्सिबल रिएक्शन किया। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ने दोनों ने कंबाइन रिएक्ट बैक किया और हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देने लगे। इसी तरह अमोनियम साइनाइड है, वो रिएक्ट करेगा, उसमें कुछ चेंजेस होगी और वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह यूरिया भी दोबारा अमोनियम साइनाइड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं। अब हमने इसकी टाइप्स देखनी है अपोजिंग रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर अपोज बाय सेकंड ऑर्डर। अब हम तीन पहली टाइप्स करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर। इस रिएक्शन की दो कंडीशन हो सकती है। जब हो सकता है कि जब ये रिएक्शन शुरू हो तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 0 हो, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया तो उसमें पहले से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स की अमाउंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 ना हो। पहले हम ये समझ लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें एक ही रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और एक ही प्रोडक्ट दोबारा से दूसरे रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, यानी इधर भी एक ही रिएक्टेंट होगा और इधर जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो भी एक होगा, और जब वो भी रिएक्ट करके बैक हमारे पास प्रोडक्ट बनाएगा ए, तो वो भी एक ही बनाएगा, यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो भी एक ही बना, रिएक्टेंट भी हमारे पास एक ही है। इस तरह की रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर कहा जाता है। इसके दो केस है। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 0, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट 0। तो हम अपना पहला केस करते हैं, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज 0। इसमें क्या होगा कि ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी ए दोबारा से ए दे रहा है। क्या होगा कि ए रिएक्शन करके बी में जा रहा है और बी दोबारा से रिएक्शन करके ए में जा रहा है, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन है, अपोजिंग रिएक्शन है। तो सपोज टाइम 0 था तो हमारे पास ए की कंसंट्रेशन तो ए थी, लेकिन बी की कंसंट्रेशन क्या है 0। बी के हमारे पास प्रोडक्ट, तो हमने अभी कहा है कि हम कौन सा केस करने लगे, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज 0, तो हमने बी की कंसंट्रेशन 0 रखी। अब जैसे जैसे टी टाइम हो गया, मतलब कुछ टाइम गुजरा, तो हमें बी की कुछ अमाउंट मिली,
प्रोडक्ट उसको एक्स कह देंगे, तो ए की कंसंट्रेशन कम होगी, ए माइनस एक्स उसको कह देंगे। अब दो रिएक्शन हो रहे हैं, ए से बी बन रहा है और बी से ए बन रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, तो हम दोनों का रेट लिखेंगे। अब किसी भी रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन है तो उसका रिएक्टेंट क्या है, ए, तो हम कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ए की कंसंट्रेशन पे। जितना ज्यादा ए होगा उतना ही ज्यादा तेजी से ए बी में कन्वर्ट होगा और उतना ही ज्यादा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। हम इसकी ए की कंसंट्रेशन की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ए माइनस एक्स है तो ए के कंसंट्रेशन की जगह ए माइनस एक्स आ जाएगा। आर एफ इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा जिसको के एफ कहेंगे और ए माइनस एक्स आ जाएगा। इसी तरह रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन करेंगे और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अपने रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। अब बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, यहां से यहां जाना, बी से ए बनना, तो फिर हमारे पास ये एज अ रिएक्टेंट काम करेंगे बैकवर्ड रिएक्शन में बी, और ए हमारे पास एज अ प्रोडक्ट बनेगा बैकवर्ड रिएक्शन में। तो बैकवर्ड रिएक्शन जो बी से ए में कन्वर्ट हो रहा है वो किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, बी, जितना ज्यादा बी होगा उतना ही ज्यादा वो बी को ए में कन्वर्ट करेगा। तो बैकवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, बी की कंसंट्रेशन पे, तो हम कहेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना है और इक्वल का साइन लगाना है। आर बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा जिसको के बी कहेंगे। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट के बी और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट के एफ होगा। और बी की जगह हम बी की कंसंट्रेशन लिखेंगे, ए एक्स है तो एक्स लिख देंगे बी की जगह। अब हमने क्या लिखना है, नेट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखने के बाद, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखने के बाद नेट रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी जितनी भी टाइप्स है अपोजिंग रिएक्शन में उसमें आपने यही स्टेप्स फॉलो करने। इन स्टेप्स को याद कर लें, डेरिवेशन तो मैं थोड़ी सी होती है वो आ ही जाएगी, इन स्टेप्स को याद कर ले, आपको हर चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। नेट रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह निकालते हैं, डी एक्स ओवर डी टी लिखते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन में से बैकवर्ड रिएक्शन का रेट निकाल दे तो हमारे पास नेट रेट ऑफ रिएक्शन आता है। कैन बी डिटरमाइंड बाय सब्सट्रैक्टिंग द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन फ्रॉम फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट में से बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को निकाल दें, ठीक है। आर एफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किसके बराबर है, के एफ ए माइनस एक्स, तो लिखेंगे के एफ ए माइनस एक्स माइनस बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या है, के बी एक्स, तो लिखेंगे के बी एक्स। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। हमने लिखना है एट द स्टेज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। फिर इक्विलिब्रियम की स्टेज में क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाता है। जब इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगी तो हमने प्रोडक्ट को कंसंट्रेशन को एक्स नहीं लिखना, एक्स ई लिखना, क्योंकि इक्विलिब्रियम की स्टेज पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को एक्स ई लिख देगा। इसका मतलब ये है कि ये इक्विलिब्रियम की स्टेज पे। सिंपल, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिखेंगे के एफ ए माइनस एक्स ई, एक्स की जगह हमने अभी मैंने क्या कहा है कि क्या लिखना है, एक्स ई, तो एक्स ई लिखेंगे, इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन का रेट के बी एक्स ई आ जाएगा। अब इसी तरह इसको सोल्व करेंगे, के बी की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक्स ई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड आपके डिवाइड हो जाएगा, तो के एफ ए माइनस एक्स ई के नीचे एक्स ई आ जाएगा और के बी इधर ही रहने दे। अब हमने क्या करना है, पुट दी वैल्यू ऑफ के बी इन इक्वेशन 1। अपनी इस इक्वेशन में के बी की वैल्यू पुट करनी है। ये देखो यहाँ के बी है ना, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करनी, के एफ ए माइनस एक्स ई ओवर एक्स ई। पुट करने के बाद ये देखो के एफ ए माइनस एक्स माइनस के बी की वैल्यू क्या है, के एफ ए माइनस एक्स ई ओवर एक्स ई, और एक्स की जगह एक्स की वैसे आ जाएगी। सिंपल, हमने क्या किया है, के बी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन 1 में। फिर हमने इसको अरेंज करना है, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के एफ। दोनों में के एफ कॉमन है तो के एफ को हम कॉमन ले लेंगे, इसमें भी के एफ है इसमें भी के एफ है, दोनों में है तो उसको कॉमन ले लेंगे। बाकी क्या बचेगा, ए माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स ई ओवर एक्स ई, और ये एक्स वैसे का वैसे ही। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के एफ, एलसीएम लिया तो के ई नीचे आ जाएगा। अब इधर के है ई है नहीं तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जब एलसीएम लेंगे तो सबके नीचे आ जाएगा के ई, इसके साथ के ई नहीं है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, के ई ए माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स ई
एक्स। सिंपल इसको सोल्व करेंगे, एक्स सी को ए से भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से भी मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स सी को पहले ए से मल्टीप्लाई किया, ए एक्स सी हो जाएगा, फिर एक्स सी को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स एक्स सी हो जाएगा। ये माइनस वैसे का वैसे ही, ए को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक्स सी को एक्स सी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स एक्स सी आ जाएगा। अब ये देखो प्लस एक्स सी और माइनस एक्स सी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के एफ ए एक्स सी माइनस ए एक्स ओवर एक्स सी। अब इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, हम इसको कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा, एक्स सी माइनस एक्स ओवर एक्स सी। अब ए को ब्रैकेट में से बाहर निकाल लेंगे, के एफ, और ये एक्स सी को भी बाहर निकाल लेंगे, के एफ ए ओवर एक्स सी, अंदर क्या बचा, एक्स ई माइनस एक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है। जो भी आप अपोजिंग रिएक्शन की टाइप्स करेंगे उसमें यही स्टेप फॉलो करेंगे। पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे, फिर रेट ऑफ बैकवर्ड, फिर नेट रेट ऑफ रिएक्शन, फिर एट द इक्विलिब्रियम स्टेज पे इसको सॉल्व करेंगे, के बी की वैल्यू निकालेंगे, उसको अपनी इक्वेशन डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। देन हमने एंड इक्वेशन निकालने के बाद उसको इंटीग्रेट करना होता है। इंटीग्रेट करने के लिए डी एक्स के नीचे एक्स ई ओवर एक्स नीचे ले आएंगे, डी टी को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। हमने वही स्टेप किया कि एक्स ई ओवर एक्स को दूसरी साइड पे ले आए और डी टी को इस साइड पे ले गए। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन आएगा। के एफ ए ओवर एक्स ई कॉन्स्टेंट है तो इनको बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन डी टी आ जाएगा, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। अब ये देखो हम इसको सोल्व करेंगे। कोई भी नीचे फंक्शन हो ना, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव होना बहुत ज़रूरी है, तो ही इंटीग्रेशन होती है। तो देखो एक्स ई माइनस एक्स सी का डेरिवेटिव क्या होगा, डी एक्स ई। ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है, इसमें डिफरेंशियल कौन सा है, एक्स, वेरिएबल है एक्स, तो एक्स ही कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा, माइनस इसके साथ डी ओवर डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो 0 माइनस 1 किसके बराबर होगा, -1 के। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1। अब इसको अगर हम फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव ऊपर -1 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऊपर -1 नहीं है, तो हम खुद से माइनस अंदर भी लेके आएंगे। जब माइनस अंदर लेके आएंगे खुद से, तो बाहर भी हमें लेके आना चाहिए ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस रहे। माइनस माइनस फिर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये देखो नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, जब भी हम कोई ऐसी कंडीशन आए कि नीचे फंक्शन और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो उसकी इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग फंक्शन, नेचुरल लॉग फंक्शन, नेचुरल लॉग आ जाएगा। और फंक्शन हमारे पास क्या था, एक्स ई माइनस एक्स, और ये माइनस वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी। अब देखो इधर किसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, जब कुछ भी नहीं अंदर तो 1 की इंटीग्रेशन। अब देखो डी एक्स डिफरेंशियल है, डी टी डिफरेंशियल, जो डिफरेंशियल होगा ना वही 1 की डेरिवेशन होगी, जो डिफरेंशियल होगा वही 1 की इंटीग्रेशन होगी। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, टी। जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देती है, इधर नहीं लगाना, इधर अभी इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुई तो इधर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 कह दें, भी इंटीग्रेशन कर लेंगे, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा तो हमने इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करनी की, किस तरह कैलकुलेट करने की, टी 0 के बराबर पुट करना है और एक्स भी 0 के बराबर करना है। जब भी आपने सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो आपने टी को 0 के बराबर रखना है और एक्स को 0 के बराबर रखना है। यही स्टेप हर अपोजिंग डायरेक्शन में फॉलो हो रहे हैं, आपने हर एक स्टेप को गौर से देखना है। माइनस नेचर लॉग एक्स सी, एक्स की जगह 0, के एफ ओवर एक्स सी ए, टी की जगह 0 प्लस सी, नेचर लॉग माइनस ये वैसे का वैसे एक्स सी भी आ जाएगा। अब ये देखो के एफ एक्स सी ए 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब कोई चीज 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है ना वो भी 0 हो जाती है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के प्लस सी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखो सी की वैल्यू आ चुकी है नेचुरल लॉग एक्स सी। अब हम इस सी की वैल्यू को अपनी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। देखो नेचुरल लॉग एक्स सी माइनस एक्स के एफ ए एक्स ई और टी माइनस सी की वैल्यू प्लस सी है ना, सी की जगह इसकी वैल्यू माइनस नेचर लॉग एक्स सी हमने पुट कर दी। अब इसको मजीद सोल्व करेंगे। ये देखें अब हम क्या करेंगे,
इसको इधर ले आएंगे, ये इधर माइनस में इधर वाली साइड पे आके प्लस हो जाएगी, प्लस नेचर लॉग एक्स सी, ये माइनस नेचर लॉग एक्स सी माइनस एक्स वैसे का वैसे, और ये भी वैल्यू वैसे की वैसी होगी। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे। जब लॉग हो और दो वैल्यूज आपस में माइनस हो रही हो तो अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक लॉ के जब भी दो चीजें माइनस हो रही हो तो हम उनको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, एक्स सी ओवर एक्स सी माइनस एक्स, नेचर लॉग साथ आ जाएगा इकट्ठा, और ये चीज वैसे की वैसी। अब आपने इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहना है। किस तरह? इस हिस्से को आपने y कह देना और इधर से लेकर इतने हिस्से को m कह देना, और हमेशा t को x कहना। जब भी आप केमिकल काइनेटिक्स का कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और इक्वेशन आ जाए तो उसमें t जरूर आएगा, और t को आपने अलोंग x एक्सिस रखना है। इसको x एक्सिस कह देना प्लस c इधर इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं है, इधर हमारे पास c इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मिल रही है, मैं दिखा रही हूँ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से किस तरह मिलती है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमारे पास होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। जो भी इक्वेशन इस इक्वेशन से मिल रही होगी हम कहेंगे कि उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये भी बिल्कुल इससे मिल रही, बस इसका इंटरसेप्ट क्या है? 0। जब भी किसी वैल्यू का इंटरसेप्ट 0 होता है, यानी इंटरसेप्ट हो ही ना, इधर तो प्लस एक्स तक वैल्यू प्लस सी, इसके आगे सी भी है, लेकिन इस इक्वेशन में सी नहीं है। इंटरसेप्ट जब नहीं होगा तो हमेशा लाइन ओरिजिन से जाएगी, और जब कोई इंटरसेप्ट होता है तो लाइन ओरिजिन से थोड़ा सा हटके जाएगी। ठीक है, अब देखो इसको हमने क्या कह दिया y, तो ये अलोंग y एक्सिस होगा, इसको हमने x एक्सिस कह दिया तो t अलोंग x एक्सिस होगा। ये जो m होता है इसको कहते हैं स्लोप। ऐसे लाइन लगा के आपने एंगल बनाना होता है, टेन एंगल को हम कहते हैं स्लोप, और स्लोप इधर किसके बराबर है? kf ओवर xca। अब वही रिजल्ट हमने यहाँ लिखने जो मैंने अभी बोले कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इसको हम इसमें हमने प्लॉट किया है नेचर लॉग xc ओवर xc माइनस एक्स वर्सेस t, और हमें क्या मिली? एक स्ट्रेट लाइन मिली है जिसकी स्लोप ये है, इसी को अपनी वर्डिंग में लिखा है। फिर हमने kf का यूनिट निकालना होता है, इधर हमारे पास kf है ना, तो जो भी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालनी, kf के यूनिट्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? kf इधर ही रहने देंगे, बाकी ये सारी चीजें इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगी। ये देखो x इधर क्या है? नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, t भी दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और ये वैल्यू वैसे की वैसी आ गई। ठीक है, अब हम इसको मजीद सोल्व करते हैं। ये देखो ये भी और ये भी आपस में कैंसिल आउट हो, ये देखो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका भी मोल डेसीमीटर पर क्यूब होगा, इसका भी मोल डेसीमीटर पर क्यूब होगा, दोनों की वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। जो हमारे पास यूनिट आएगा वो किसका आएगा? kf इज इक्वल टू इस xc का यूनिट भी मोल डेसीमीटर पर क्यूब होगा, और इस a का भी मोल डेसीमीटर पर क्यूब होगा, t की जगह हम सेकंड लगा देंगे। मोल डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास s का यूनिट आएगा, kf का यूनिट आएगा सेकंड पर। सेकंड नीचे है ना इनवर्स में, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो kf का यूनिट क्या आएगा? पर सेकंड। अब हमने ये सारा काम kf के लिए किया है, तो हम दो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स थे, एक kb और kf, तो हम kb को भी लेके आएंगे। इसमें भी हम kb की वैल्यू निकालने के लिए, जिस तरह हमने kf की वैल्यू एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे निकाली थी, हमने क्या किया था? हमने नेट रेट ऑफ इक्वेशन निकालने के बाद इक्विलिब्रियम ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम एट द स्टेज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम की हेडिंग दी थी, और फिर हमने इधर से आर एफ को बराबर रखा था आर बी, और इसमें से के बी की वैल्यू फाइंड आउट की थी। इसी तरह के बी की अगली में वैल्यू, ये हमने के बी की वैल्यू फाइंड आउट की थी के एफ की वैल्यू निकालने के लिए। हमने क्या किया था? के बी की वैल्यू इसमें पुट कर दी थी, और हमारे पास आगे के एफ की वैल्यू आ गई थी। इसी तरह हम के बी के लिए यही इक्वेशन, यही स्टेज रखेंगे एट द स्टेज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसमें भी आर एफ को हम आर बी के बराबर लेंगे, उसमें के बी की जगह के एफ की वैल्यू निकालेंगे, और हमारी जो फाइनल इंटीग्रेशन की इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। तो वही बात हम लिखेंगे एट द स्टेज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम आर एफ इज इक्वल टू आर बी, और एक्स सी किसके बराबर होगा? एक्स के। तो हम कहेंगे के एफ की वैल्यू इधर निकाल लेंगे, के बी एक्स सी, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने के एफ की वैल्यू अपनी इक्वेशन 5 में पुट करनी होगी। हमारी इक्वेशन 5 कौन सी थी? ये वाली इक्वेशन।
इस इक्वेशन में के एफ की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। सिंपल, हमने अपनी इक्वेशन नंबर 5 में इधर के एफ था, उसकी इधर ये वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, सिंपल इतना हमारे पास क्या था, के एफ की वैल्यू। सिंपल के एफ की वैल्यू पुट करने के बाद आपने इसको भी अरेंज करना है। ये देखो एक्सी से कैंसिल हो जाएंगे, तो लोग एक्सी ओवर एक्सी माइनस एक्स इज इक्वल टू के बी ए माइनस एक्सी, और ये ए और टी आ जाएगा। अब ये भी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इसको वाई कह देंगे, टी को मैंने अभी कहा कि हमेशा एक्स कहना है, ये हमारे पास एम आ जाएगा, और सी कांस्टेंट नहीं, इंटरसेप्ट तो हमारे पास कोई नहीं है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इसका भी ग्राफ कुछ इस तरह ड्रॉ होगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगी। इधर जो थीटा बनेगा स्लोप कह देंगे, टेन थीटा को किसके बराबर होगा, के बी ए ओवर ए माइनस एक्सी। इधर हमारे पास क्या होगा, नेचर लॉग एक्सी ओवर एक्सी माइनस एक्स, और इधर हमारे पास टी होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का हमारे पास इधर भी ग्राफ बन सकता है। और इसमें स्लोप किसके बराबर है, अभी मैंने बताया कि बी ए ओवर ए माइनस एक्सी। सिंपल, आपने इसको रीअरेंज कर लेना, इधर से के बी की वैल्यू अलग कर लेनी। स्लोप इधर क्या हो रही है, ये सारी चीजें इधर मल्टीप्लाई हो रही, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगी। स्लोप के साथ ये डिवाइड हो रहा है, ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। सिंपल, हमारे पास के बी की भी एक्सप्रेशन आ चुकी है। अब हमने कंपोजिट रेट रिएक्शन लिखना है। कंपोजिट रिएक्शन क्या है, इज द सम ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड एंड दैट फॉर बैकवर्ड डिरेक्शन। कंपोजिट रेट कांस्टेंट, हमने फॉरवर्ड कांस्टेंट को और बैकवर्ड कांस्टेंट को दोनों को सम ले लेना है, तो हमारे पास कंपोजिट रेट कांस्टेंट आता है। इसके बराबर होता है के सी, किसके बराबर होता है, के एफ प्लस के बी, यानी फॉरवर्ड का कांस्टेंट और बैकवर्ड डायरेक्शन का कांस्टेंट, दोनों को सम कर लेंगे तो हमारे पास कंपोजिट रेट कांस्टेंट आएगा। इक्विलिब्रियम स्टेज वाला फॉर्मूला लिखना है, के एफ इज इक्वल टू के बी। के एफ किसके बराबर था, आर एफ किसके बराबर, इक्विलिब्रियम का लिखना है आर एफ इज इक्वल टू आर बी। आर एफ की वैल्यू क्या थी, के एफ ए माइनस एक्सी, और आर बी की वैल्यू क्या थी, के बी एक्सी। हमने सिंपल एक्स की जगह हमेशा एक्सी पुट करना है इक्विलिब्रियम की स्टेज पर। एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, एक्स ई। ठीक है, अब ये देखो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, के एफ को ए से भी मल्टीप्लाई कर दिया, के एफ को एक्स ई से भी मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह के बी तो इसके साथ पहले ही मल्टीप्लाई है। सिंपल, हमने अब क्या करना है, के ए को इधर रहने देना, ये के एफ एक्स इधर माइनस हो रहा है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा के एफ ए। अब ये देखो, दोनों में एक्स सी कॉमन है, उसको कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, के बी प्लस के एफ। ठीक है, के एफ पहले लिख लो या के बी पहले लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दरमियान में प्लस है। अब के एफ प्लस के बी किसके बराबर है, के सी के, तो इसकी जगह हमने के सी लिख दिया। के एफ ए इज इक्वल टू एक्स सी के सी। अब के सी की वैल्यू हमारे पास आ सकती है, ये इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास के सी की वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, के सी की वैल्यू को। के सी की वैल्यू हमारे पास इसके बराबर है, हमारी इक्वेशन 3 में ये टर्म है, इस टर्म को हटा के हम के सी लिख सकते हैं। अभी हम इक्वेशन 3 देखते हैं। ये देखो, हमारे पास के एफ ओवर एक्स सी, के एफ ए ओवर एक्स सी किसके बराबर है, के सी, तो इसकी जगह हम के सी पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। नेचर लॉग एक्स सी ओवर एक्स सी माइनस एक्स, ये के सी हो जाएगा और साथ टी आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें भी हमने देखना है, के सी हमारी स्लोप होगी, ये हमारी वाई होगी, ये हमारी एम होगा, ये एक्स होगा, और इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, 0। ये वाई, ये एम, और टी हमेशा एक्स होगा। तो इसमें स्लोप एम को हम स्लोप कहते हैं, तो एम क्या है इधर, के सी, तो के सी हमारी स्लोप आ जाएगी। ये भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, आपको इसको भी कह देना। आगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने फाइंड आउट करना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आपने इक्विलिब्रियम की स्टेज कंसीडर करनी है। इससे हमने क्या करना है, के एफ को डिवाइड कर देना है इधर से के बी के साथ। के एफ को क्या करना है, के बी से डिवाइड कर देना है। ये एक्स सी, ये इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। के एफ और के बी को हम नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, जिसको के इक्विलिब्रियम कहेंगे। उसकी वैल्यू क्या है, के ई ओवर ए माइनस एक्स ई। अब ये
ए माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड पे ये चला जाकेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम ए माइनस एक्स ई इज इक्वल टू एक्स ई। अब हमने क्या करना है, एक्स ई के इक्विलिब्रियम को ए से भी मल्टीप्लाई करना और एक्स ई से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। के इक्विलिब्रियम ए आ जाएगा माइनस के इक्विलिब्रियम एक्स ई आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स ई। एक्स ई के इक्विलिब्रियम और ए को इधर रहने देना है, ये इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों में एक्स ई कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद एक्स ई को इधर ए इधर मल्टीप्लाई रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 1 प्लस के इक्विलिब्रियम इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस के इक्विलिब्रियम, और ये इधर मल्टीप्लाई इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम ओवर ए आ जाएगा। अब के इक्विलिब्रियम ओवर ए, इसको फ्रैक्शनल एक्सटेंट कहते हैं रिएक्शन का। ये हमें बताता है कि ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, कितना हमारा बैकवर्ड रिएक्शन एक्सटेंड किया और कितना हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सटेंड किया। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर की पहली टाइप, जिसमें क्या हो कि हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 हो। ठीक है, इनिशियल पे हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 हो। ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर का पहला केस, जिसमें क्या था, हमारे पास रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन 0 होगी। अब हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह दूसरी टाइप करेंगे, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट 0। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसमें एक ट्रिक है, आपने सारे स्टेप को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। आपने सोचना है कि बाजार गए, बाजार के आगे पीछे गए, आगे पीछे मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन लिखेंगे। वहां से हमने नेट खरीदी, नेट रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे और उस नेट को हमने 2 बराबर हिस्सों में काटा, बराबर हिस्सों में काटा एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। तो 2 बराबर हिस्सों में काटा, क्यों बराबर हिस्सों में काटा, 2 बहनें हैं के बी और के एफ, इन दोनों के लिए काटा। तो सबसे पहले हमने के बी के लिए अलहदा करके रख लिया, के बी का अलहदा रख के फिर हमने ये सारा काम के एफ के लिए किया। ठीक है, के एफ का हमने सारा काम किया है, सारी के एफ के हमने सिलाई भी करवाया। इंटीग्रेट करवाने का मतलब ये है कि हमने सिलाई करवाया। के एफ के लिए हमने सारा काम किया, पूरी कपड़ा सिलाई करवाया और एंड पे हमारा सूट सिलाई हो गया। जैसे ये इक्वेशन बन गया, आप सपोज कर लो कि हमारा ड्रेस सिलाई हो गया, किसका, के एफ का। फिर हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया कि ये अच्छा सूट है, स्ट्रेट लाइन है, और बताना है कि कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, अलोंग एक्स एक्सिस क्या, वाई एक्सिस क्या, और उसमें कितने पैसे खर्च हुए। आपने उसको यूनिट कंसीडर कर लेना है कि हमारे कितने पैसे खर्च हुए, उनको यूनिट्स में ले जाना है। तो एक जस्ट एक स्टोरी है कि हम बाजार के उसके आगे पीछे गए, बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, नेट खरीदी, उसको बराबर हिस्सों में तकसीम किया, के बी के लिए अलहदा करके रख ली, के एफ के लिए हमने सारा काम किया, उसके लिए सिलाई भी करवाया। के एफ का ड्रेस एंड पे सिलाई भी होगा, हमें रिजल्ट भी पता चल गया और उसके पैसे भी पता चल गए कितने खर्च हुए। जब के एफ का सारा काम हो जाएगा तो के बी जो दूसरी बहन है वो सोचेगी कि मुझे क्यों पीछे छोड़ा, अब सारा काम मेरे लिए करो। तो हम के बी के लिए सारा काम करेंगे, उसमें से के एफ के लिए अलहदा करके रख लेंगे और सारा काम के बी के लिए करेंगे। फिर एंड पे हम कंपोजिट रेट रिएक्शन लिखेंगे कि कितना हमारे पास जो कपड़ा है वो कंज्यूम हुआ। कंज्यूम होने से याद रखो कंपोजिट रेट रिएक्शन आएगा और देन हमारा ये खत्म हो जाएगा। सारे में ना, सारे अपोज रिएक्शन में इतने स्टेप रिपीट होंगे, सब में यही स्टेप्स फॉलो होंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आएंगे। इस स्टोरी को अपने जहन में बैठाएं, इंशाल्लाह आपको हर चीज अच्छे से समझ आएगी। ये स्टेप आपको इस स्टोरी से इंशाल्लाह याद रहेंगे। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।